हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं बुनियाद बैच में पॉलिटी क्लास 11 आपका चल रहा है एनसीईआरटी में। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला एनसीईआरटी। जिस बच्चे को मान लीजिए बाकी एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ने आपको पॉलिटी के, तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। और आज हम इसमें बात करेंगे लेजिस्लेचर की यानी विधायिका की। अब तक हम एग्जीक्यूटिव की जो बात है वह कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 11 का भारत का जो संविधान है, सिद्धांत व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों चाहिए, क्यों जरूरत क्यों है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हमने समझा। भारतीय संविधान कैसे बना, क्या उसके मेन प्रोविजन है, उसको हमने चर्चा की। राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या भारतीय संविधान में नागरिकों को जो अधिकार है क्या वह प्रॉपर दिए गए, कितने दिए गए हैं, और अगर फंडामेंटल राइट्स मेंशन है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और कहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो तमाम बातें हमने की। ठीक है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को हमने देखा कि क्यों जरूरत है हमें इलेक्शन की, क्यों जरूरत है रिप्रेजेंटेशन की। एग्जीक्यूटिव की लास्ट चर्चा हुई और आज का जो चैप्टर है आपका है लेजिस्लेचर। ठीक है, याद रखना कि लेजिस्लेचर की आधी चर्चा मैं आपसे अभी यहाँ करूंगी और बाकी चर्चा आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज मैं आपसे बात करूंगी लेजिस्लेचर, विधायिका क्या है एंड व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस, हमें दो सदनों की जरूरत क्यों है, और लोकसभा एंड राज्यसभा इनके जो स्पेशल पावर्स है थोड़ी सी एक तुलना इसकी करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी बच्चे, जो लास्ट आपका क्लास हुआ था कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, जिसमें कि हमने जाना था कार्यपालिका क्या है, उसके प्रकार क्या है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड इसके टाइप्स। ठीक है, तो हमने इसको समझा था कि पार्लियामेंट्री है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियल है। फिर राष्ट्रपति की शक्ति, स्थिति व विशेषाधिकारों की हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति जो है उनकी पावर, पोजीशन एंड जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वह क्या है। ठीक है, आर्टिकल 17(4)(1) को हमने समझा था। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बात हुई थी। और इसके अलावा स्थायी कार्यपालिका, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी को हमने समझा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हमने बात की थी। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी को दिए थे, कुछ बच्चों ने अच्छी कोशिश की है लिखने की। साथ ही मैंने बीच बीच में आपसे ये भी कहा था कि अच्छा कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि लैटिन अमेरिका के कितने देश होते हैं क्या, तो काफी बच्चों ने उसको लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर पीडब्ल्यू लवर्स आपने लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग, बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है, 3-4 लाइन ऐसे मत लिखा करो प्लीज। कोशिश किया करो कि अगर आंसर लिख रहे हो थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करो, और जो भी मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ अच्छे से लिखने की कोशिश किया करो। क्योंकि बच्चों जब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल पीटी पास करके थोड़ी ना यूपीएससी हो जाएगा, मेंस तो करना पड़ेगा ना। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग वन नाइट में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस के लिए टीचर कुछ ना कुछ आपको दे रहा है क्लास में, उस पर प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार आएगा ना आंसर राइटिंग, कहाँ जाएगा। तो प्रैक्टिस से ही चीजें परफेक्ट होंगी, इसके लिए कोशिश करते रहो। ठीक है, ठीक है। एंड किसने आंसर लिखा है, 2-3 बच्चों ने लिखा हुआ था। नीलम, आपने बताया है कि यूएन के 33 जो कंट्रीज है वो लैटिन अमेरिका में आते हैं। ओके, एंड ये क्या लिखा हुआ है अनामिका, कि राष्ट्रपति होता है, फिर अध्यक्ष होता है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि सर्च करने पर, अरे क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या डाउट है। देखो राष्ट्रपति को क्या अध्यक्ष अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की हमने बात की थी, कि जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब वहां का जो राष्ट्रपति उसके पास ज्यादा पावर है, वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी। हम राष्ट्रपति को अध्यक्ष नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा जो है उसका अध्यक्ष कहा जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, या फिर आप सभापति नाम सुनते हैं, इसके लिए राज्यसभा के लिए सभापति, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो शब्द है वह ज्यादातर लोकसभा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का जो सभापति है, ये आप इसको जरूर कहीं कहीं सुनते हैं, अदरवाइज ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष राष्ट्रपति से ये आपने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कार्यपालिका को नियंत्रित करना आवश्यक है, शैलेश मिश्रा आपने लिखा है, क्योंकि संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका के पास इतनी शक्तियां कि वह तानाशाह बन जाती है, इसलिए उसे कंट्रोल किया जाता है। एंड यहाँ पर आपने कुछ बातें नहीं लिखी है, जैसे कि कैसे नियंत्रित कैसे करेगी। तो आज का जो आपका क्लास है ना, जिसमें कि लेजिस्लेचर में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे प्रश्न पूछकर, है ना, प्रश्नकाल है,
शून्यकाल है, आधे घंटे की चर्चा है, बहस है, डिस्कशन है, वोटिंग करा के, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, बहुत सारे ऐसे और भी प्रोसीजर्स है जिससे नियंत्रण लेजिस्लेचर जो है वह कार्यपालिका पर रखता है, मंत्री मिनिस्टर पर रखता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर जो योजना है उसको चलाया तो उसमें ये ड्रॉबैक्स है, उसको ठीक करिए, या फिर ऐसी शिकायतें हैं। तो ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कार्यपालिका अगर उत्तरदायी होगी लोगों के लिए, कार्यपालिका ठीक से काम करेगी, तभी चीजें सही चलेंगी, है ना। साथ ही देखो कि आपने शर्मा विशाल, है ना, शर्मा विशाल, आपने अच्छा आंसर लिखा है और आपने यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये बहुत सारे ऐसे जो राइट है लेजिस्लेचर्स टू कीप द एग्जीक्यूटिव अंडर कंट्रोल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, क्यों कार्यपालिका को नियंत्रण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपने बहुत सही लिखा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वह आंसर पूछती है, क्वेश्चन आर, फाइनेंशियल कमेटीज बनाई जाती है, बजट प्रोसेस, है ना। तो अच्छा आंसर लिखा है आपने, वेरी गुड। बाकी इसमें कुछ और जो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं आज की क्लास के बाद, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कैसे जो लेजिस्लेचर है वह एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है और क्यों कंट्रोल रखती है। चलिए, खैर इतने ही बच्चों ने आंसर लिखा था, अब चलो हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। याद रखना ये आपका लेजिस्लेचर का पार्ट 1 है, हो सकता है आपका पार्ट 2 फ्रेश केवल लेजिस्लेचर को हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों लेजिस्लेचर। क्योंकि बच्चों इसमें देखो चर्चा किस किस बात की जाती है। ये जो चैप्टर है ना ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो एक तो इसमें पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी एक टॉपिक से बन सकते हैं तो वो पार्लियामेंट है। और ऐसा कोई भी आपका जो ईयर रहा है कि कोई भी ऐसा यूपीएससी का ऐसा कोई पेपर नहीं रहा अब तक जहां पे पार्लियामेंट से क्वेश्चन ना आए हो, क्योंकि बच्चों पार्लियामेंट एक बहुत ही ज्यादा वाइड एक आपका टॉपिक हो जाता है। देखो कैसे कि विधायिका या लेजिस्लेचर, ठीक है, इसमें देखो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो सबसे पहले तो बात हो गई कि पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में बोथ हाउसेस हो गए, अब उन दो अलग अलग हाउसेस के बहुत सारे अधिकारी हो गए, मंत्री मिनिस्टर्स हो गए, पीएम हो गए, सभी लोग तो आ गए ना पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में। और यहाँ पर पार्लियामेंट की जब हम बात करेंगे कि संसद की हमें आवश्यकता क्यों है, ठीक है, अब संसद की आवश्यकता और भी बहुत, जैसे इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस भी आ गया, इसमें लोकसभा राज्यसभा आ गया, लोकसभा राज्यसभा के विशेष पावर्स आ गए, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती है, बहुत सारी समितियां। तो पार्लियामेंट आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ोगे बच्चों तो सबसे ज्यादा बड़ा है पार्लियामेंट का टॉपिक। पार्लियामेंट में लगभग आई थिंक मुझे लगता है कि 35 से 40 पेजेस के आसपास होंगे। जो भी बच्चे ऐसे हैं कि या तो एक बार पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो पार्लियामेंट के बारे में पहले तो आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बेसिक जो पॉइंट्स है वह आपस में इंटरलिंक हो जाए, आपको चीजों की समझ हो जाए। उसके बाद जाके फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि पार्लियामेंट जो उसको पूरी तरीके से रीड करो, जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वह देखो। क्लास में मैं सारे इनसाइट्स आपको दूंगी कि भैया पीटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा भी करेंगे, कहाँ कहाँ आपका करंट अफेयर ऐड होता है, कहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है, इससे लिंक करके उस पर भी हम बात करेंगे, जैसा कि हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस में बात की थी, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, संसद की आवश्यकता क्यों है जानेंगे। देन हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस, क्या एक हाउस से काम नहीं चल सकता था, हमारे पास 2 हाउसेस क्यों है, लोकसभा राज्यसभा क्यों जरूरत है आखिर। यूपीएससी इस पर मेंस का जो क्वेश्चन है वह पूछ चुका है कि राज्यसभा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत थी, अगर उसको स्पेशल पावर्स नहीं दी गई है बहुत ज्यादा, लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है, तो फिर ऐसे में जरूरत ही क्या थी राज्यसभा की, नहीं रखते, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। संसद क्या करती है, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, संसद क्या काम करेगी, तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य बहुत सारे विधायी ऐसे कार्य हैं, विधान बनाने से संबंधित, रूल बनाने से संबंधित विधायी कार्य जो कि करती है हमारी संसद। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो कार्यपालिका है इसको नियंत्रित करने का कार्य करती है कार्यपालिका को, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शंस, काफी ऐसे वित्तीय कार्य हैं जो संसद के द्वारा किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में वो लोग बैठे हुए जिसको हमने डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड किया है, यानी ये क्या है बच्चों, हमारे लिए प्रतिनिधित्व का कार्य करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी लोकसभा। डिबेटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, ठीक है, बहस करने का काम है किसी बिल पर, किसी प्रस्ताव पर, किसी मोशन पर। सो डिबेटिंग एक चर्चा होगा या फिर बहस है, वाद विवाद है, इसका कार्य करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, अगर हम संविधान की बात करेंगे तो संवैधानिक रूप से कई ऐसे कार्य हैं जो कि संसद को अलाइन है, संसद उस कार्य को करती है। इलेक्टोरल एंड जुडिशियल फंक्शन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि चुनाव से संबंधित हैं, एंड
न्यायिक चीजों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो ऐसे काम है, इतने काम जो है वह हमारी संसद करती है। ठीक है, अब देखो आगे स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इसकी चर्चा आज करेंगे कि भाई राज्यसभा को ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिस पर ज्यादा विधि बनाने की शक्ति है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की एंड कॉन्करेंट लिस्ट की। तो हम देखेंगे कि इसमें से जो स्टेट लिस्ट वाला मुद्दा है ना वो राज्यसभा के पास है, स्टेट वाला। ठीक है, तो स्पेशल पावर्स देखेंगे राज्यसभा के। अब जैसे कि लोकसभा की हम बात करते हैं, बार बार मनी बिल, बार बार धन विधेयक आपके आंखों के सामने आता है लोकसभा से संबंधित। बार बार क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है कि मनी बिल जो है या फिर मनी बिल से संबंधित जो प्रोविजंस है वह कौन ला सकता है, कौन कर सकता है, ये प्रस्ताव कहाँ पास होगा। तो इसके बारे में लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ। ठीक है, कि आखिर कानून कैसे बनाएगी, एक लंबी प्रोसेस है। कानून जो है वह कैसे बनाए जाते हैं, कोई भी अगर प्रस्ताव आया है पहले वह केवल ड्राफ्ट कहलाता है, फिर कैसे उस पर जब दोनों सदन अपनी अपनी सहमति देते हैं, वाद विवाद के बाद कई इसके चरण होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और फिर जब राष्ट्रपति फाइनल उस पर साइन कर देता है फिर वो जो बिल है वह कन्वर्ट हो जाता है अधिनियम में। उसकी हम बात करेंगे कि आखिर बनते कैसे हैं कानून। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो काम है वह कैसे करती है विधायिका। इसमें बहुत सारे हम प्रोविजंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि संसदीय नियंत्रण के कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिस पर कि पार्लियामेंट जो है वह पार्लियामेंट कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे में जैसे कि बहस है, वाद विवाद है, ठीक है, डिस्कशन है, या फिर कानून को स्वीकृत करना या फिर किसी पर्टिकुलर कानून को अस्वीकृत कर देना, ठीक है, अप्रूवल या फिर डिसअप्रूवल या रिफ्यूज कर देना। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल कंट्रोल के भी साधन होते हैं, और साथ ही में जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। तो इस तरीके से जो एक संसद है वह नियंत्रण अपना रखती है एग्जीक्यूटिव पे। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, संसद आखिर खुद को नियंत्रित कैसे करती है। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो आपको दिख रहा है मैं साइड हो रही हूँ, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि हम बहुत डेप्थ से अगर पढ़े, थोड़ा विस्तार से पढ़े, तो ये काफी हेल्पफुल आपको पीटी एंड मेंस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी में हो सकता है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे और सेकेंड वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात कर ले क्या पहले हम। ठीक है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में, मैंने केवल 1-2 क्वेश्चन ही रखे हैं क्योंकि इसको जो नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो आएगा लेजिस्लेचर पार्ट 2, जिसमें कि और भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू के माध्यम से हम समझेंगे टॉपिक्स को कि कैसे प्रश्न आया, कैसे संभावना है, और मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, करंट अफेयर भी देखेंगे। सो लेजिस्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, तो किस तरीके से जो पार्लियामेंट है इन पर कंट्रोल रखती है, सीधा सीधा आपको इसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखो एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर या सप्लीमेंट्री मोशन, तो किसके द्वारा कंट्रोल रखती है। तो बच्चों हम इन तीनों ही साधनों को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी टफ नहीं था। इसके बाद कई ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है कंट्रोल को लेकर, क्वेश्चन आर पे भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पे भी आ चुके हैं, एडजर्नमेंट मोशन पे भी आ चुके हैं। देखो इसलिए ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू है यूपीएससी का। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा और इसमें लिखा है राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन, राज्यसभा को जो है वह समान शक्तियां हैं लोकसभा के साथ, लोकसभा के जैसी किस मुद्दे पर। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, याद रखना कि अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो ये जो स्पेशल शक्ति है ना ये राज्यसभा के पास है। कमेंट करो किस आर्टिकल में। तो ये जो शक्ति है ना कि जैसे कि आईएएस और आईपीएस पहले से थी, लेकिन इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विसेज, जो आईएफएस है ना जो आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज है, वन सेवा, इसको 1966 के आसपास राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके बनाया गया था। तो यहाँ पर बच्चों ऑल इंडिया सर्विस तो यहाँ से कट गया, बिकॉज ऑफ यहाँ ये पूछा है कि इक्वल पावर कहाँ पर है, राज्यसभा एंड लोकसभा को इक्वल पावर जो है किस सब्जेक्ट पर है। अब देखो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल है, जानते हैं। और
यही एक कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रस्ताव है ना बच्चों, ये जो प्रस्ताव है इसको कभी भी ज्वाइंट सेशन में पारित नहीं कराया जाता। अगर आप ये सोचे कि संयुक्त अधिवेशन में पारित करा ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ हाउसेस है ना, अलग अलग सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होगा। अलग अलग सदनों के द्वारा, मतलब हर एक लोकसभा का विशेष बहुमत चाहिए, राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए, तभी जाके संविधान का जो संशोधन है वह किया जा सकता है। और इसको संविधान का संशोधन अगर करना है, संविधान में संशोधन अगर करना है, तो ये जो प्रस्ताव है, राज्यसभा को भी उतना ही अधिकार है इसकी कार्यवाही को शुरू करने का जितना कि लोकसभा को। तो यहां पर ही ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जब अपना समर्थन लोकसभा हटा लेती है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तब ऐसे में ये तो भाई लोकसभा के पाले में चली गई ये गेंद, है ना। तो ये वाला जो ऑल इंडिया सर्विस है ये राज्यसभा का हो गया। और गवर्नमेंट को हटाना, हालांकि हम आज देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, चूंकि उपराष्ट्रपति, किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था उस चीज को लेकर कि उपराष्ट्रपति जो है अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, क्या है, तो उपराष्ट्रपति जो है अगर उनको हटाना है तब ये जो प्रस्ताव है इसकी शुरुआत लोकसभा से नहीं हो सकती, इसकी जो शुरुआत है राज्यसभा से होगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चूंकि वह उपराष्ट्रपति है इसलिए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब है जब आप एक पद पर रहकर दूसरे पद के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, मेकिंग कट मोशन। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी दोनों को जो समान पावर्स है वह नहीं है। तो यहां पर बच्चों ये बातें देखो, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अच्छा, ये विधायिका का मतलब क्या है? फिर से वही बनाते हैं भाई जो अब तक हम समझते आए हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारे सरकार के 3 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है जो कि सारे फंक्शंस को करते हैं, 3 ऑर्गन्स, और यहां पर हम देखते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह साफ ये बताता है कि भाई आपका जो जुडिशरी है, जुडिशरी पर हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, यानी लेजिस्लेटिव के बाद, है ना। जुडिशरी बेसिकली क्या करता है बच्चों? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगा, है ना। लास्ट हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव का जो मेन काम है वह क्या है? जैसे इसमें पीएम आएंगे और बाकी मंत्री मिनिस्टर्स आएंगे, इसमें सिविल सर्वेंट भी आएंगे, तो ये सब क्या काम कर रहे थे बच्चों? ये जो नीतियां लेजिस्लेचर बनाएगा ना आज, लेजिस्लेचर यानी आपका जो विधायिका है, लेजिस्लेचर या फिर जो विधायिका है, इसका मेन काम क्या होता है? कानून कैसे बनते, इसलिए तो हमें पढ़ना है ना। इसमें देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉ, कानून कैसे बनाएगा संसद। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया? ये विधायिका का हो गया। तो जो ये विधायिका है बच्चों, ये जो लॉ मेकिंग बनाएगा, लॉ मेकिंग करेगा, ठीक है, इसको इन्फोर्स में, मान लीजिए कोई योजना बना दी कि आपसे जो सभी गरीब हैं उनको फ्री जो लीगल एडवाइस है वह प्रोवाइड की जाएगी। आपका है भी ऐसा एक्ट, डीपीएसपी में लिखा भी है कि ऐसे गरीब लोगों को निःशुल्क सहायता जो है वह दी जानी चाहिए, कानूनी सहायता, विधिक सहायता। तो ऐसे में जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो मंत्री मिनिस्टर्स है, जो पॉलिसी बनाएंगे, या फिर जो सिविल सर्वेंट है बच्चों, वह क्या करेंगे? वह इस चीज को लागू कराने का काम करेंगे। तो बेसिकली इम्प्लीमेंट या फिर किसी भी लॉ को इन्फोर्स कराने का जो काम है वह एग्जीक्यूटिव का होगा। कार्यपालिका हम पढ़ चुके कार्यपालिका के बारे में लास्ट क्लास में। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों विधायिका का जो मेन काम है वह क्या होगा? लॉ मेकिंग करना। ठीक है, लॉ मेकिंग करना मेन काम होगा। और यहाँ पर विधायिका का मतलब क्या है? सो लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि जनता के द्वारा निर्वाचित है, जनता ने ही तो चुना है लेजिस्लेचर्स, विधायिका। ठीक है, तो यहाँ पर जनता के द्वारा निर्वाचित है, जनता द्वारा निर्वाचित है। और लास्ट हमने देखा था कि चूंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पद्धति को हमने अपनाया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ऐसे में हम सीधा जो भाग है वह नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं? हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वह आगे जाकर लोकसभा या फिर आगे जाकर वह हमारे जो राज्यों की विधानसभाएं हैं,
ठीक है, जो स्टेट की जो विधानसभा है इनमें जाकर बैठते हैं और लॉ मेकिंग हमारे लिए करते हैं और हम जाके इन लॉ मेकिंग को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ऐसे में बच्चों हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है विधायिका की। तो विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित है और साथ में ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, जनता के द्वारा निर्वाचित है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य है वह करती है। ये हो गया लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें जो हम समझते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, और सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद आखिर चाहिए क्यों है, कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि संसद का जो काम है, पहला काम आप क्या देखोगे, लेजिस्लेचर सबसे पहला काम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कानून बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, लॉ मेकिंग का, और ना केवल ये लॉ मेकिंग का काम करेगी, कानून बनाना, लिख लो। ठीक है, तो कानून बनाने का जो मेन फंक्शन है, मेन दायित्व है, वह किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट के संबंध में ऐसा जो दायित्व है वह स्टेट लेजिस्लेटिव के पास है। ठीक है, कानून बनाना, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन लास्ट हमने देखी ली, कानून बनाना जो है वह इसका मेन काम हो गया। एंड इसके बाद देखो बच्चों कि जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वो सभी लोकतांत्रिक बने रहे, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है संसद की। तो ऐसे में ना केवल कानून बनाना इसका एक कार्य है, कानून बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, नो डाउट, लेकिन कानून बनाने के अलावा भी इसके और भी काम है। और सभी राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक तरह से एक केंद्र बन जाता है ये। ठीक है, सभी जो हमारा सेंटर है, ये सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या है बच्चों, एक तरह से ये केंद्र है, सारी चीजें इसी के आसपास में घूमेंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ये, इसमें दो बातें हमने समझी कि लॉ मेकिंग तो है ही, इसके अलावा ये सेंटर है। एंड थर्ड है कि अगर आप चाहते हैं कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर हो, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट का होना बहुत जरूरी है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, है ना। अब देखो लोकतंत्र से ये बार बार क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ठीक है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है अ जेन्युइन डेमोक्रेसी, है ना, एंड अ जेन्युइन डेमोक्रेसी, एक इफेक्टिव जो लेजिस्लेचर है, एक प्रभावशाली जो विधायिका है, वह होनी ही चाहिए लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक लोकतंत्र की स्थापना हो, तो डेमोक्रेसी में बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या था कि एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, और जो लोगों के द्वारा चुनी गई है उसी को तो हम लेजिस्लेचर कह रहे हैं। लोगों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, वही तो लेजिस्लेचर है जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें देखो पार्लियामेंट क्या है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर आपको गवर्नमेंट को चलाना है, किसी भी लोकतंत्र में अगर आपको पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो वो सारा काम कौन करेगा बच्चों, पार्लियामेंट करेगा। तो एक पार्लियामेंट ही होता है सही अर्थों में जो कि एक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्योंकि ऐसे में देखो बेसिकली डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि लोगों के द्वारा अपने शासकों का चुनाव किया जाता है, और साथ ही साथ ऐसे शासक जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं वो अंततः जवाबदेही अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए। और ऐसे में पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है ना, डेमोक्रेसी के लिए टेक ऑफ पॉइंट होता है। पार्लियामेंट जो है वह एक तरह से टेक ऑफ पॉइंट होता है, क्योंकि लोगों की जो सहमति है वह उन लोगों के लिए जो कि लोकसभा में है। ठीक है, लोगों की सहमति है, तो एक तरह से लोग जो है वह अपना विश्वास दिखा रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में हमें विश्वास है, तभी हमने अपने लोग यहाँ भेज दिए जो कि हमारे लिए लॉ मेकिंग करेंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों कि जनता के लिए जो उत्तरदायित्व है वह सुनिश्चित करता है। पार्लियामेंट की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर कोई बात होगी तो इसको उठाया जाएगा, तो ये जो है वह जवाबदेह है जनता के लिए, जनता के लिए जवाबदेह या उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। ठीक है, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। अच्छा देखो बच्चों, कुछ आलोचक जो है ना, जो कुछ क्रिटिक है, उनका ये मानना है जो कुछ आलोचक है इनका ये मानना है कि वर्तमान में अगर कैबिनेट के द्वारा जो मंत्रियों का समूह है, जिसे कि हम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का एक भाग हमने अब तक पढ़ा, तो ये जो एग्जीक्यूटिव अगर अपने
जो डिसीजंस है वह ले रहे हैं, या फिर मंत्रियों का छोटा सा समूह कोई डिसीजन ले रहा है, कोई एक्ट लेकर आ रहा है, उसको पास करवाया जा रहा है फिर, तो ऐसे में पार्लियामेंट की क्या भूमिका है? क्योंकि पार्लियामेंट में तो सभी लोग शामिल हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुनकर भेजे हैं उन सभी की सहमति होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों, तो जो क्रिटिक्स या जो आलोचक है वो वर्तमान में ये कह रहे हैं कि संसद का ह्रास हो रहा है, जो पार्लियामेंट है वह डिक्लाइन हो रहा है। पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड, संसद का ह्रास हो रहा है। क्यों हो रहा है ह्रास? संसद की शक्ति क्यों कम हो रही है? बिकॉज ऑफ जो कैबिनेट है ना, जो मंत्रियों का जो छोटा समूह होता है ना, सारे इंपॉर्टेंट मंत्री मिनिस्टर्स का कैबिनेट, तो कैबिनेट्स जो है यही इनिशिएटिव्स ला रही है पॉलिसीज को लेकर, नीतियों को लेकर। जो नवाचार और जो नीतियां है ना वो ज्यादातर ये ला रही है। तो अगर कैबिनेट के द्वारा कोई नीति लाई जा रही है, बाद में उसको पारित करवा लिया जा रहा है, ठीक है, यानी आपने लोकतंत्र तो दिखाया, लेकिन वास्तव में क्या पार्लियामेंट में, क्या संसद में इस लोकतंत्र का पालन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सभी लोग उस नीति निर्माण में शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ एक लोगों के साथ एक डिसीजन ले लिया गया और उसको फिर उसका जो इम्प्लीमेंट आके उसको जो लागू है, इनफोर्स है, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कह दिया गया है ना। तो बच्चों, ये जो प्रोसीजर था ना कि कैबिनेट या फिर किसी एक मंत्री मिनिस्टर के द्वारा कोई एक नीति लाया जाना और उस नीति पर प्रॉपर बहस नहीं हुई सभी सदस्यों के बीच में, ठीक है, उससे कुछ सही निकल कर नहीं आया, और ऐसे में तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि पार्लियामेंट जो है डिक्लाइन हो रही है। अब सुनो कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेंस में आप देखेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में संसद को कैसे उपयोगी बनाया जाए, संसद जो है कैसे हम इसको ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं अपने डेमोक्रेसी में। तो देखो, संसद में आप देखेंगे कि एक जो बैठक हो रही है उसमें बहुत ज्यादा जो पैसा है वह खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा एक तरीके से, और लेकिन वहां पर जो काम है वह बहुत कम हो रहा है। तो संसद की बैठकें जो है, भले हम 3 सत्रों की बात करें कि आपका मानसून सत्र भी होता है, आपका शीतकालीन सत्र भी हो रहा है, ठीक है, सारे जो सत्र है वह प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि 365 दिन में जो पार्लियामेंट है, हो सकता है केवल बहुत ही कम, केवल 10% ही इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट हो, तो ना तो कोई नीतियां बन रही, ना कोई पॉलिसीज बन रही है, ना पॉलिसीज पे ठीक तरीके से डिबेट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। समय समय पर कुछ ऐसी समितियां बनी जिन्होंने कहा कि एटलीस्ट ये जांचो तो कि कितना पार्लियामेंट जो है वे कितना काम कर रही है, इसका वैल्यूएशन का कुछ तो तरीका होगा, हम कुछ ना कुछ तो ऐसा इंप्लीमेंट करें, है ना, कि लोग जो है, जैसे कि अब लोगों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक तरीका हो सकता है कि लोग जो है वह नियंत्रण रख सके, ये पूछे कि संसद कितने समय तक चली, है ना, संसद का जो मेन खर्च कितना हुआ है और उस खर्च के अकॉर्डिंगली क्या फ्रूटफुल रहा, क्या नहीं रहा, तो उसके कंपैरिजन का कोई ना कोई एक प्रावधान जरूर होना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें पार्लियामेंट के लिए कही जाती है, ठीक है। तो ये आपका मेंस का एक मुद्दा हो सकता है, जो आपका ये क्रिटिक्स वाला पोर्शन है ना, ये मेंस का एक इशू हो सकता है। तो यहाँ हमने बात की कैबिनेट हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें लॉ मेकिंग करानी है, लॉ मेकिंग करनी है, और अगर हमारे यहाँ बस वही से शुरुआत की डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी हमने इनडायरेक्ट फॉर्म को अपनाया है, एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में लोग जो है वे सीधे शासन नहीं कर रहे, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है इसे चुन रहे हैं, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चुन रहे हैं ये संसद में बैठे हुए हैं, ये लोकसभा, ये लेजिस्लेचर का भाग है, विधायिका का भाग है, ठीक है, लेजिस्लेचर का भाग है। तो इस वजह से जो है लॉ मेकिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब आगे हम देखेंगे कि हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो ये भी एक मेंस का क्वेश्चन हो गया, हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है, क्या हम केवल लोकसभा से काम नहीं चला सकते, क्यों जरूरत है हमें राज्यसभा की भी। तो सबसे पहली बात ये देखो बच्चों कि अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वह लॉ मेकिंग का काम कर रहा है, और ऐसे में जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे कि हमें 2 सदन क्यों चाहिए, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है, देखो पार्लियामेंट नेशनल लेवल पर हमारी राष्ट्रीय विधायिका क्या है, राष्ट्रीय विधायिका शब्द हम किसके लिए यूज करेंगे, नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को क्या हम नेशनल लेजिस्लेचर कह सकते हैं, राष्ट्रीय विधायिका, राष्ट्र की पंचायत भी कह देते हैं, राष्ट्रीय विधायिका, है ना, संसद को राष्ट्रीय विधायिका कहा जाता है, संसद को राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेचर कहा जाता है। और यही चीज अगर हम स्टेट की बात करें
तो स्टेट पर भी है राज्य की विधायिका, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। अब देखो कि चाहे हम नेशनल की बात करें या हम स्टेट की बात करें, हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 सदन है। राज्यों में भले ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती सारे राज्यों में, लेकिन कुछ में तो है। तो नेशनल लेजिस्लेचर की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 हाउसेज है। एक तो है आपका लोकसभा, एक है आपका लोकसभा, ठीक है, और दूसरा है आपका राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, इसलिए हमने इस व्यवस्था को कह दिया क्या, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकेमरल। बाइकेमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएं, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका शब्द जो है यूज हुआ क्योंकि हमारे यहाँ 2 सदन है। तो नेशनल लेवल पर लोकसभा है एंड राज्यसभा है, 2 सदन हो गए। अब देखो बच्चों, लोकसभा जो है इसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन है, ठीक है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। पहले भी हम लोकसभा राज्यसभा को खूब पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विस्तार से हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो लोकसभा के लिए हमने कहा हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोगों का सदन है। मतलब लोकसभा के सदस्य जो है वह कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्ट रूप से, है ना। डायरेक्ट इनका जो चुनाव है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डायरेक्ट इलेक्टेड किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और जब हम राज्यसभा की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इसे अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है, इनका इलेक्शन या इनको इलेक्ट किया जाएगा क्या डायरेक्ट तरीके से, नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। तो जो हमारे चुने हुए लोग होते हैं ना, वो इनका चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्ट तरीके से। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन की संज्ञा दी जाती है, अपर हाउस कहा जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें निम्न सदन का जो विघटन है वह एक समय के बाद हो जाता है, जैसे कि लोकसभा का विघटन 5 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। ये निम्न सदन है। और जो उच्च सदन है वह स्थायी होता है, इसको भंग नहीं किया जाता, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। और ऐसा इसलिए किया गया है कि एक राजनीतिक जो स्थिरता है वह बनी रहे, ऐसा देश खाली ना हो जाए लोकसभा के भंग होने के बाद कि अब हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, अब हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेचर ही नहीं है, नियम कौन बनाएगा। तो वो शून्यता ना हो, इसके लिए बच्चों राज्यसभा का होना जरूरी है। तो एक बात तो हो गई कि भाई हमें 2 हाउसेस क्यों चाहिए, और हमने बाई कैमरल जो सिस्टम है ये हमने अपनाया हुआ है, जिसमें हमारे पास 2 सदन होते हैं। एक बात हो गई। इसके अलावा देखो बच्चों, दूसरा और इंपॉर्टेंट जो है कि चूंकि हम किसी भी एक आप सोचो कि केवल लोकसभा हो, केवल लोगों के द्वारा चुना जाए, या राज्यसभा हो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाए, तो यहाँ पर इतने लोग हो जाते हैं कि अगर हम लगभग रफली बात करें तो 550 एंड 250, 550 एंड 250, तो लगभग इतने सदस्य हो गए कि एक अच्छा खासा जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का वह हो गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें ये देख सकते हैं कि सभी सेक्शंस को इवन इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल गया। सो 2 सदन इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ टू गिव रिप्रेजेंटेशन। इतने बड़े देश में जरूरत होती है ना कि लोगों के जो प्रतिनिधित्व हो, जो प्रतिनिधि हो वह आगे आए उनकी तरफ से, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ 2 सदन होने चाहिए। सेकंड है इसमें बच्चों कि देखो कोई भी जो डिसीजन है ना, एवरी डिसीजन, जो भी पॉलिसी बन रही है, जो भी निर्णय जो है वह लिया जा रहा है, तो हर एक जो डिसीजन है उसको रिकंसीडर किया जा सकता है। रिकंसीडर जो है वह किया जा सकता है। क्यों रिकंसीडर मतलब पुनर्विचार किया जाना। अगर आप ये सोचें कि एक जो नीति लोकसभा लाई और उसको जल्दबाजी में लाके पारित कर दिया, राज्यसभा के द्वारा कोई एक नीति लाई जाती है और उसको जल्दबाजी में पारित करके कानून बना दिया, ऐसे में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि नीतियां गलत बनी होगी, क्योंकि उसके कुछ एक ऐसे हिस्से थे जिस पर विचार नहीं किया गया, जैसे कि कृषि कानून,
बहुत जल्दबाजी में पारित किए गए थे और ऐसे में उन्हें बाद में गैर संवैधानिक करार दिया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हर एक डिसीजन जो है उसे रिकंसीडर किया जाना चाहिए, उस पर विवाद जरूर होना चाहिए, मतलब विवाद वाद विवाद बहस है ना, केवल विवाद नहीं, वो तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगा स्पेशली। तो यहाँ पर चर्चा जो है वह होनी चाहिए कि लोकसभा से अगर कोई बिल शुरू होता है, प्रस्ताव शुरू होता है, तो इस पे जब मतदान हो गया फाइनली, यहाँ पर भी बहस हुई। हम आगे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बात करेंगे कि कानून कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, कुछ एक डिसीजन को छोड़कर, कुछ एक विशिष्ट कानून को छोड़कर, जैसे कि धन विधेयक, वो केवल लोकसभा से शुरू होगा। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी कोई प्रस्ताव शुरू हो सकता है, कोई ड्राफ्ट शुरू हो सकता है, उस पर पहले उसी सदन में बहस होगी, वोटिंग कराई जाएगी, फिर उसकी एक सहमति होगी, उसके सभी एक जो पॉइंट्स है उस पर जब सहमत होंगे तब उसको आगे बढ़ाएंगे, राज्यसभा में लेकर जाएंगे, फिर सेम प्रोसीजर राज्यसभा में होगा, राज्यसभा वापस भेजेगी, संशोधन कुछ करेगी, है ना, उसके माध्यम से। और अगर कोई मतभेद फिर भी रहा और इम्पोर्टेंट है नीति और उसको लाना चाहिए, तब ऐसे में ज्वाइंट सेशन होगा। तो एक तरह से पूरा एक प्रोसीजर है कि कोई भी जो नीति है वह जल्दबाजी में ना बने, और ऐसे में हमें 2 सदनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या थी कि रिप्रेजेंटेशन हो सबका, सभी सेक्शंस को, सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और बच्चों तीसरा है कि इसमें जो भी बिल है, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी बिल है और जो भी पॉलिसी है, इसको एटलीस्ट ये 2 बार देख लिए जाते हैं, है ना। ये इसका डिस्कशन है, इस पर जो ये जो चर्चा है, ये एटलीस्ट 2 बार तो हो ही जाती है, डबल चेक हो जाता है। और इसी डबल चेक के लिए, ठीक है, डबल चेक हो जाता है, डबल चेक, रिकंसीडर और रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके लिए हमें लोकसभा और राज्यसभा की जरूरत होती है। और मेन अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा की जो मुख्य भूमिका होती है वो एक तरीके से लोकसभा के द्वारा जो निर्णय पारित किए जाते हैं, ठीक है, लोकसभा के द्वारा जो बिल या पॉलिसीज लाई जा रही हैं, उसको एक तरह से देखना, एक रेगुलेटर की भूमिका में राज्यसभा काम करेगा कि लोकसभा के द्वारा कोई भी जो डिसीजन है वह बहुत जल्दबाजी में नहीं लाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक नीति ऐसी आती है जो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करेगी, तब डेफिनेटली उसको जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि नीति भले हो सकता है कि अगर, अब देखो यही बात कही जाती है कि पार्लियामेंट जो है डिक्लाइन क्यों हो रहा है, कि मान लो 150 करोड़ 145 करोड़ लोगों के देश में अगर 10 लोगों के द्वारा कोई नीति बनाई गई है, तो फिर वो कैसे आप ये कह सकते हो कि सभी वर्गों का उसमें रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए जरूरत होती है कि अगर एक नीति को लोकसभा और राज्यसभा की पूरी प्रोसेस से होकर गुजारा जाए, तो सभी वर्ग, सभी सेक्शंस और सभी लोग जो है एक बार एटलीस्ट उसको देख लेंगे। अगर कोई नीति ऐसी है, कोई इसमें पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जिसको फिर से रिकंसिडर किया जाए, जिसको हटाया जाए, किसी पॉइंट को शामिल किया जाए, ये सारा प्रोसीजर हो पाता है। सो दैट्स व्हाई हमें 2 की जरूरत होती है, हम केवल एक हाउस नहीं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर एक टेबल पर चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, और इस क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट आएगा लेजिस्लेटिव पार्ट 2, ठीक है, जिसमें कि हम बहुत सारी चर्चा करेंगे कि आपका जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, क्या उसकी शक्तियां हैं, और इसके अलावा वर्तमान में क्या क्या और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पार्लियामेंट से जुड़ते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, और साथ में पीवाईक्यू भी देखेंगे, पीटीएन मेंस के। तो बच्चों लोकसभा के जब हम पावर्स की बात करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात कि मेक लॉ ऑन मैटर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो बच्चों लोकसभा जो है ये आपका संघ सूची, ठीक है, एंड जो संवर्ती सूची है, संघ सूची एंड संवर्ती सूची, इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। ये लोकसभा का बात हो गया। ठीक है, यूनियन लिस्ट शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, परेशान नहीं होना है, आप सभी को जो पीडीएफ मिलेगी उसमें लिखेगा ये। ठीक है, यूनियन लिस्ट एंड जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, इसमें जो भी विषय शामिल होते हैं, इस पर लोकसभा का अधिकार है कि इन पर नीतियां बनाए। अब यही बात अगर सेम हमें राज्यसभा की करनी हो, तो राज्यसभा को याद रखना कि जो कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पर जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं, याद रखना कि लोकसभा के बारे में राज्य सूची नहीं लिखा, ठीक है, स्टेट लिस्ट नहीं लिखा, यहाँ पर यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है। तो हमेशा पढ़ते समय इसी तरह के जो अंतर है वो आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा वो इसी तरीके से पूछा कि लोकसभा को स्पेशल पावर किस किस विषय पर है, क्या यूनियन लिस्ट पर, कॉन्करेंट लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर। तो स्टेट लिस्ट का जो स्पेशल पावर है, राज्यसभा या राज्य सूची में जिन विषयों को रखा गया है,
जिस पर कि स्टेट को नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ कुछ ऐसी स्पेशल परिस्थितियां थी जिस वक्त राज्यसभा के द्वारा ये जो डिसीजन है वह लिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर राज्य के हितों को देखते हुए, लेकिन ये जो शक्ति है वह लोकसभा के पास नहीं है। अब सेकंड देखो कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रपोजल्स हैं जो कि अप्रूव करेगा लोकसभा। तो यहाँ पर ऐसे कौन से प्रपोजल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टैक्स की बात कर ले, हम बजट की बात कर ले, हम फाइनेंशियल की बात कर ले, वित्तीय, ठीक है। तो इनको लेकर जो अप्रूवल होगा वह किसके द्वारा दिया जाएगा, लोकसभा के द्वारा। इसके अलावा देखो कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को नियंत्रण का करने का जो ज्यादा पावर है वह लोकसभा के पास है, ये पॉइंट यूपीएससी ने पूछा था। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग, जैसे कि क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन को पूछ लेना, पूरक प्रश्न पूछ लेना, ठीक है, रेजोल्यूशन से इस तरह के मोशंस ले आना, या फिर नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, एग्जीक्यूटिव ठीक है, कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो ये कैसे कर सकता है, क्वेश्चन पूछकर, किसी मंत्री मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछकर, इस तरह के प्रस्ताव लाकर, ठीक है। एंड इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा ये बताओ कि इसके पहले हम एकजुटता का सिद्धांत, ठीक है, ये सारे सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वह एक मंत्री के खिलाफ आता है, ठीक है, एक कैबिनेट के किसी भी एक मंत्री के खिलाफ आता है, तो ऐसे में क्या, और अगर ये पारित हो जाए, आना और पारित होना दोनों डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करें, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर आता है, तो ऐसे में पूरा जो कैबिनेट है उसको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। चलो, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों देखो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन यहां से पूछा था, है ना, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा मसला है जिस पर कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सेम राइट्स है। सो वो क्या था, संविधान का संशोधन करना, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में दोनों के पास कैसी है बच्चों, सेम शक्तियां हैं, ठीक है। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, अगर हम आपातकाल की घोषणा की बात करें तो इसके बारे में स्पेशली पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके बारे में कुछ ऐसी शक्ति है जो सेम लगभग राज्यसभा के भी पास है। एस्टेब्लिश कमेटी एंड कमीशन एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट्स, ठीक है, कि समितियों की स्थापना करना और उसकी रिपोर्ट्स को कंसीडर करना, ये राज्यसभा। अब लोकसभा को देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला अंतर यही हो गया कि ये राज्यसभा को राज्य की जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, इस पे स्पेशल पावर होगा, लेकिन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेक्ट पर लोकसभा होगा। तो एक यहाँ पर ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो कि हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट है, इसके बारे में दोनों को सेम शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। अमेंडमेंट की जो शक्तियां है दोनों को कैसी है, सेम प्राप्त है, हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। इसके अलावा अगर हम नॉन मनी बिल की बात करें, जो कि विधेयक धन विधेयक नहीं है, उनको अप्रूव करने का काम राज्यसभा का होगा, ठीक है। और मनी बिल को सजेस्ट कर सकती है। तो ये पॉइंट यूपीएससी ने पूछा कि क्या राज्यसभा कोई जो धन विधेयक है उस पर कोई पॉइंट को रिकंसीडर या फिर कुछ संशोधित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो राज्यसभा के पास भेजा जाता है मनी बिल, हालांकि राज्यसभा की सुनी नहीं जाती, है ना। तो मनी बिल जो है वह लोकसभा के द्वारा भेजा जाता है राज्यसभा को, और कुछ दिन निश्चित कर दिए जाते हैं कि तब तक राज्यसभा ने अगर कोई संशोधन करके वापस नहीं किया तो उसको अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धन विधेयक के बारे में स्पेशली पावर लोकसभा के पास है, लेकिन राज्यसभा जो है, आपको याद रखना है बच्चों, राज्यसभा सजेस्ट एंड अमेंड जो है वह कर सकती है ना। मानना ना मानना वो लोकसभा के ऊपर निर्भर है, उसको विशेष शक्तियां है, लेकिन अगर सजेशन की बात आए या अमेंडमेंट्स की बात आए कि क्या संशोधन और सुझाव दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसी तरह के जो पॉइंट्स है बच्चों वो आप पढ़ना सीखो, अपने आप आपका जो पीटी में क्वेश्चन है वे आएंगे, आपसे बनेंगे, ठीक है। और अगर देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लो उन्होंने ये बात ठीक से नहीं पढ़ी, उन्हें लगा ये दो शब्द मेरे लिए नहीं है। यही बात है बच्चों की, यही ध्यान से पढ़ना है। आपने ना सजेस्ट पढ़ा ना अमेंड पढ़ा, आपको नहीं पता, आपने लिख दिया कि बस मनी बिल के बारे में स्पेशल शक्तियां जो है लोकसभा को है, और राज्यसभा जो है इसके बारे में नॉन मनी बिल को ही केवल अप्रूव कर सकती है, ठीक है। आपने केवल इतनी बात पढ़ी, आगे की बात नहीं पढ़ी। तो अगर क्वेश्चन यहां से आया तो बाप से नहीं बनेगा, क्लियर है। तो कुछ ऐसी बातें थी जो कि लोकसभा और राज्यसभा को सेम है, और कुछ जो है उसमें अंतर है। तो देखो आज की क्लास में जैसे कि ये जो क्वेश्चन है,
राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। तो देखो कुछ ऐसे लिस्ट है, कुछ ऐसे प्रस्ताव है, कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर दोनों को सेम पावर है, राज्यसभा लोकसभा को इक्वल पावर है, बट कहीं कहीं डिफरेंस है। तो जब भी आप लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़े तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दें कि कहाँ ये इक्वल है और कहाँ पर इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें उसका आंसर क्या था, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको सीधा एनसीईआरटी से मिल गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आगे भी मिलेंगे बच्चों, है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है इन सब बातों को। तो देखो आज की क्लास में बहुत शॉर्ट चर्चा हुई, हमने देखा कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये सारी स्लाइड्स मौजूद होंगी, हम इसकी चर्चा जो है वह आगे से करेंगे। आज केवल हमने 20% जो टॉपिक है आपका वह कवर किया है लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि संसद की आवश्यकता क्यों है और हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, ये दोनों की चर्चा की, ये दोनों टॉपिक पर हमने चर्चा की। और साथ ही हमने देखा कि स्पेशल पावर्स जो है, विशेष शक्तियों की बात नहीं की, लेकिन हाँ फिर भी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ शक्तियों की हमने बात कर ली। इनकी जो मेन शक्तियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कानून कैसे बनेंगे, क्या कंट्रोल के और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, क्या उपकरण है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के काफी सारे क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में ही इतना ही। आपको लेजिस्लेचर का पार्ट 2 भी मिलेगा, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ना। चलिए बच्चों, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।